तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी, नया किस्सा लेके मुंबई के अंडरवर्ल्ड से। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले दिनों में मैं उस शख्स का नाम बताऊंगा, जो शख्स सादिक कालिया के साथ उस हादसे में हाजिर था, जिस हादसे में म्यूज़िक बैरन गुलशन कुमार की हत्या की गई थी। सादिक कालिया का नाम मैंने उसने लिया था उस एपिसोड में, और मैंने आपसे कहा था कि दूसरा शख्स साथ में कौन था उसका जिक्र आने वाले किसी एपिसोड में करेंगे, और आज उस शख्स का जिक्र आएगा और उसका नाम था सलीम चिकना। ये बड़ा अजीब सा नाम होगा, आपने सुना होगा कि सलीम नाम बहुत है, चिकना आदमी के नाम के साथ क्यों लगता है। तो मुंबई में कुछ इस किस्म के करैक्टर हुआ करते हैं जिनकी शक्ल सूरत जो होती है वो थोड़ी मैस्कुलिन नहीं होती। थोड़ा सा कुछ उनमें एक औरतों वाला पक्ष जो होता है उनके करैक्टर में आ जाता है। मतलब किसी की आवाज़ थोड़ी सी पतली होगी, किसी की चलने चलने का ढंग जो है, उसकी चाल जो है वो पूरी मर्दानी नहीं होगी, या उसकी कुछ जो शक्ल सूरत बहुत गोरा चिट्टा हैंडसम इस किस्म का आदमी, या जिसके बिहेवियर में एक चिकनाहट हो जो आपके हाथ में नहीं है और भाग जाए, आपके हाथ से निकल जाए। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि आदमी के नाम जो हैं उनके साथ एक ऐसा नाम जुड़ जाता है जो उसके असली नाम से भी कई बार ज़्यादा मशहूर हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कोई 10-12 सलीम थे। उनमें एक सलीम लंबा था, उसका लंबा सलीम, एक छोटे कद का था, वो छोटा सलीम, एक सलीम मलबारी था, एक सलीम तलवार था। वो तलवार नहीं चलाता तो उसकी मूछें तलवार जैसी थी, इसलिए उसको सलीम तलवार कह देते थे। एक सलीम टीआर का काम करता था, ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस का, वो सलीम टीआर बन गया। एक सलीम हमेशा टोपी पहन के रखता था, वो सलीम टोपी बन गया। तो ये एक किरदारों के साथ उनका धंधे का नाम या उनकी किसी खूबी बखूबी का नाम उनके साथ जुड़ जाता था, वो उनके नाम के साथ बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। इसी तरह ये सलीम चिकना, कहते हैं कि इसका एक भाई भी है, और लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही, उसका नाम जावेद चिकना था। कि फिर ऐसा भी होता है कि दो खूबसूरत आदमी उनके नाम के साथ चिकना जुड़ गया। तो जो मेरा केस था, जब मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी 97 में, तो उसमें जो स्पॉटर था वो उसका नाम भी फिरोज़ चिकना था। वो भी कुछ चिकना अच्छा खासा कोई खूबसूरत लड़का होगा, मैंने तो देखा नहीं। तो ये चिकना एक अंडरवर्ल्ड में एक ख़ास तौर पे बहुत मशहूर है। एक चिकना और था जो पंजाबी सूट पहन के लेडी बन के, पूरी जनानी बन के, औरत बन के वो आदमी अपने टारगेट्स की खबरें निकाल के लाता था। वो किसी को पता नहीं चलता था कि ये आदमी है। तो वहाँ से चिकना ज़्यादा मशहूर हुआ। खैर, तो बात जारी रखते हैं सलीम चिकना की। वो सलीम चिकना जो सादिक कालिया के साथ गुलशन कुमार को मारने में शामिल था, लेकिन नाम कहीं दोनों का नहीं आया। ये मैंने पिछले एपिसोड में क्लियर कर दिया कि कई बार अंडरवर्ल्ड के जो बड़े सरगनाज होते हैं, दाऊद हो या छोटा शकील हो, छोटा राजन हो, वरदा राजन हो, करीम लाला हो, या ऐसे अमर नायक हो या अरुण गवली हो, तो इन लोग कई बार अपने जो इनके स्टार शूटर्स होते थे, जिनको हम एस शूटर्स कहते हैं, उनकी आइडेंटिटी को छुपा के रखते थे। उनको ज़्यादा उनकी चेहरा पट्टी नहीं करते थे, क्योंकि आने वाले कामों में उनको इस्तेमाल करना होता था। अगर एक बड़ा शूटर एक आदमी को मार के पकड़ा जाए, उसको 20 साल की सज़ा लग जाए, जो उम्र कैद की सज़ा लग जाए या फांसी की सज़ा लग जाए, तो इनकी पूरी कमाई जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। जिस आदमी को आप ट्रेन कर रहे थे इतने सालों से बड़े कामों के लिए, और वो आदमी एक ही मर्डर करने के बाद पकड़ा जाए, तो आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो चली जाती है। ये कुछ इसी किस्म की बात है जैसे हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हम ट्रेन करते हैं, तो वो 15-18 साल के बाद सर्विस छोड़ के वो प्राइवेट एयरलाइन में चले जाते हैं, जहां उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। एयर इंडिया में चले जाएंगे या बड़े बड़े लोगों के प्राइवेट एयरक्राफ्ट चलाएंगे, तो एक तरफ से पूरी इन्वेस्टमेंट तो उनको
इंडियन एयरफोर्स ने की होती है। लेकिन वो नौकरी छोड़ के जब उनको जो अधिकारित तौर पे नौकरी छोड़ के जा सकते हैं, तब वो लोग जाके एक छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स करके नए जहाज़ का जो उन्होंने चलाना है तो वो जहाज़ चलाने लग जाते हैं और एयरफोर्स की सैलरी से 3-4 गुना ज़्यादा उनकी पगार हो जाती है। तो इसी किस्म के जो अंडरवर्ल्ड में जो शार्प शूटर्स जो ट्रेन किए जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है। खतरा बहुत होता है, उसकी जान भी जा सकती है। जो महंगे सोफिस्टिकेटेड हथियार आपने उसको दिए हैं, वो पकड़े भी जा सकते हैं। और आगे वाले जो नई भर्ती करनी है उसको ढूंढने में नए तरह से फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपकी एक चेन टूट जाती है। तो उस चेन को बरकरार रखने के लिए अंडरवर्ल्ड के बड़े गैंग हमेशा अपने 10-12 लोगों को बड़े कामों के लिए संभाल के रखते हैं। उसके संभालने का बढ़िया तरीका यही होता है कि मर्डर किसी और ने किया, उसको छुपा के साइड में रख लो, उनकी जगह पे 2 नए लड़के हाजिर कर दो जिन्होंने कभी बंदूक देखी हो नहीं देखी हो, जिन्होंने कभी पटाखा नहीं चलाया होता, उनके हाथ में AK-47 दे के पेश कर देते हैं कि इस आदमी ने ये काम किया। तो ये एक पुराना दस्तूर है। पुलिस को भी सब पता होता है कि असल में शूटर कौन था, पेश किसको किया गया। लेकिन पुलिस की मजबूरी ये होती है कि अगर वो असल खूनी को या असल क्रिमिनल को ढूंढने लग जाए तो उनको एक सॉल्व करने में, एक केस सॉल्व करने में सालों लग जाएंगे। जब तक वो अटैकर या एक्यूज्ड आपको नहीं मिलता, आपका केस कानून की कचहरी में आगे नहीं चलेगा। तो पुलिस की मजबूरी होती है कि ऐसे आदमी को जो भी पेश हुआ, हाजिर हुआ, उसके नाम पे पर्चा बना के केस चला के ख़त्म करो। हमारी भी सरदर्दी ख़त्म और लोगों की भी सरदर्दी ख़त्म। तो कई बार ऐसे काम सेटिंग से भी हो जाते हैं। पुलिस को पहले बता के काम किया जाता है कि हमारे ये 2 लोग जाएंगे, आप उनको पकड़ना मत, उनको जाने देना, बाद में हम 2 आदमी पेश कर देंगे। ये बहुत सारी बातें आपको आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे। उनमें से ही एक जोड़ी थी शार्प शूटर्स की, जिसमें सादिक कालिया और सलीम चिकना शामिल थे। 1 साल के अंदर अंदर 96 और 97 के शुरुआत में इन दोनों ने मिलके मुंबई के डिफरेंट हिस्सों में 12 मर्डर साथ में किए। 5 मर्डर और जिसमें सादिक कालिया के साथ कभी अनवर भाई होता था, कभी और होता था। 5 मर्डर उनके साथ सादिक ने किए, 2-3 उसने अकेले भी किए बीच में। तो ये उसका एक जो बड़ा जोड़ीदार था वो सलीम चिकना था, और सलीम चिकना एक मास्टर ड्राइवर भी था। ये बेसिकली इनकी जोड़ी ये थी कि हथियार तो दोनों के पास होते थे, लेकिन सलीम चिकना बाइक चलाया करता था और बाइक चलाने में इतना मास्टर था कि कहते हैं कि उसके बाइक पे बैठ के ये पता नहीं चलता था कि ब्रेक उसने किस समय लगाई और एक्सीलेटर कैसे दिया। क्योंकि अगर आपका पीछे बैठा आदमी एक अपने हथियार से एम लेके बैठा है, उसने एक निशाने पे गोली मारनी है और आपने अचानक ब्रेक लगा दी, उसका बैलेंस बिगड़ेगा, निशाना चूक जाएगा। तो बाइक चलाते चलाते उसको बैलेंस करने की महारत भी हासिल करनी पड़ती है। ब्रेक इस तरीके से लगाई जाती थी कि मोटरसाइकिल को झटका न लगे, और जब काम होने के बाद वहाँ से भागना है तो फिर चलाने का तरीका और होता था। ये कुछ अंदर की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। बड़े, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबे समय तक इनको ट्रेन किया जाता है। और जिन लोगों में कोई स्पार्क होता है, जिनके अंदर कुछ आग होती है, उन लोगों को बहुत संभाल के रखा जाता है। उनमें से मुन्ना जिगड़ा का नाम आपने सुना, उसमें आपने किस्से सुने। इसके साथ जो सलीम था उसके, सादिक कालिया, आरिफ कालिया उसका छोटा भाई, और उसके साथ फिरोज़ कोंकणी जिसको बचपन से ट्रेन किया दाऊद गैंग ने, छोटा शकील ने। तो इनको ट्रेन क्यों किया उसकी एग्जाम्पल भी आपको इसी किस्से में सुना देंगे। इनके इतने काम करने के बाद नाम तो इनका आया, जितने बड़े केस थे उसमें सब साथ में थे। जब अरुण गवली के पॉलिटिकल पार्टी के चीफ डबोलकर का मर्डर हुआ खार सबवे पे, उसमें से तीनों लोग साथ में थे। उसमें सादिक कालिया भी था,
उसमें सलीम चिकना भी था, उसमें फिरोज़ कोंकणी, उसमें ये अपना मुन्ना झगड़ा भी था, और इसी तरह एक राशिद मलबारी था, रशीद मलबारी। वो भी एक शार्प एज शूटर था जिसको आने वाले बड़े ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जाता था। और जब इनका हौसला बुलंद हो जाता था, इनके लिए बंदा मारना कोई बड़ी बात नहीं रहती थी, तो इनको एकदम साइड में करके, इनको मेन स्ट्रीम से निकाल के, इनको कहीं एक सेफ हाउस में रखा जाता था, जहाँ से इनको एक बड़े काम के लिए भेजा जाता था। और वो काम आपने देखा, मुन्ना झगड़ा को कराची बुलाया गया, उसके बाद उसके बड़े बड़े काम करवाए गए। कुछ लोगों को कराची बुला के, पाकिस्तान बुला के ट्रेन करके वापस भेजा भी जाता था यहाँ काम करने के लिए। वो एक सेपरेट एक चैप्टर है। हमारी एजेंसीज क्यों हमेशा फेल हो जाती थी ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, जो एक डुप्लीकेट पासपोर्ट पे, फर्जी पासपोर्ट पे पाकिस्तान जाते थे, ट्रेनिंग लेके वापस आ जाते थे, आके यहाँ पे कांड करते थे और किसी को पता नहीं चलता था। खैर, तो इतने बड़े बड़े हादसे करने के बाद, और जो शिवसेना लीडर रावले को, मोहन रावले को मारने की जो साजिश चल रही थी, उसमें भी सादिक कालिया और सलीम चिकना साथ में थे। उसके बाद जो इन्होंने और बड़े बड़े कांड किए, उसके बाद डी कंपनी ने, छोटा शकील ने ये फैसला किया कि अब वो वक्त आ चुका है कि इन सबको किसी तरह कराची बुलाया जाए और आने वाले किसी बड़े काम के लिए इनको ट्रेन किया जाए। तो वो काम के लिए इनको सितंबर 1997 में, सितंबर अक्टूबर के दौरान कहीं, ये पांचों लोगों को, चार के नाम तो मैंने आपको बताए, पांचवें का नाम अभी कहीं याद नहीं आ रहा, रशीद मलबारी, मुन्ना झगड़ा, सलीम चिकना और सादिक कालिया, ये चारों को कराची बुलाया जाता है। वहाँ 15 दिन रहने के बाद इनको, पांचों लोगों को कुछ और लोगों के साथ बैंकॉक भेजा जाता है। ये नवंबर 97 की बात है। वो पहला समय था जब छोटा राजन के ऊपर अटैक करने की पहली अटैम्प्ट की गई थी। पूरी तैयारी की गई, छोटा राजन कहाँ पे छिपा हुआ है, कहाँ मिलेगा, लोगों की मदद ली गई, लेकिन ऐन मौके पर छोटा राजन वहाँ से बच के निकल गया, कंबोडिया चला गया, कहीं और चला गया, और ये पांचों लोग और बाकी जो इनकी सपोर्ट टीम थी, उनको खाली हाथ बैंकॉक से वापस आना पड़ा। लेकिन वापसी पे वो लोग कराची नहीं गए, ये पांचों के पांचों लोग बम्बई, बैंकॉक से वापस इंडिया आते हैं नेपाल के रास्ते के थ्रू, और इंडिया में वापस आके ये फिर अपने कांड शुरू करते हैं। एक एक करके सब के सब अरेस्ट होते हैं, फिर इनकी बाद में बेल होती है। बेल करवाने के बाद फिर वापस कराची जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, और वहाँ से फिर 2000 में, जो बच गए थे इनमें से, सन 2000 में वो फिर छोटा राजन पे अटैक करते हैं, जिसमें गोलियां लगने के बावजूद भी छोटा राजन बच जाता है। तो ये देखिए कितना बड़ा लंबा चौड़ी प्लानिंग, दिमाग और इसकी सेटिंग पूरी करनी, स्ट्रेटजी, ये सब चलती है इन शार्प शूटर्स के थ्रू। शार्प शूटर उनकी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको वो कैश करते हैं। तो नवंबर में ये लोग वापस आते हैं, जिनमें सादिक कालिया और सलीम चिकना की टीम फिर अपने काम शुरू करती है। और देखिए, एक बार पुलिस के हाथ से बच के गए, लेकिन उसके साथ साथ जो क्राइम ब्रांच है, उसकी इंटेलिजेंस विंग और इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको CIU कहते हैं, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, वो लोग इनके पीछे, इनको ढूंढने में लगी हुई थी। जो टेक्निकल सर्वेलेंस होती है वो रखी गई थी। तभी मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, पूरा काम लैंडलाइन फ़ोन से होता था, PCO से होता था, या मैसेंजर होते थे। नए नए थे तो पेजर नए नए आए थे, और पेजर को लोकेट करना उस ज़माने में इतना आसान नहीं था जितना आजकल टावर के थ्रू मोबाइल फ़ोन को लोकेट करना आसान है। तो पेजर जो था वो सादिक कालिया कभी अपने पास नहीं रखता था। अब पूरी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्टों की टीम, जिसमें दया नायक, प्रदीप शर्मा
और इनकी पूरी यूनिट पीछे लगी हुई थी दोनों को ढूंढ के पकड़ के ठिकाने लगाने के लिए। उस टीम के लिए सिरदर्दी बना था कि सादे कालिया को ढूंढे तो कैसे ढूंढे। इतना बड़ा वो जो शार्प शूटर था, शातिर था, चालाक था और दलेर भी था, हाथ में नहीं आ रहा था। तो उनको अचानक पता लगा एक दिन कि सलीम चिकना के पास एक पेजर है, अगर वो पेजर से ट्रेस होता है तो हम सादे कालिए के पास पहुंच सकते हैं। तो वो जब पेजर को ट्रेस करने की कोशिश की तो पता लगा कि वो 1.5 महीने से पेजर बंद है। तो क्राइम ब्रांच ने जब उस कंपनी से वास्ता रख के राब्ता रख के निकाला, उन्होंने कहा कि इसने कोई 2,000 का बिल पेंडिंग है, वो नहीं भरा है, इसलिए पेजर बंद है। तो क्राइम ब्रांच ने अपने के ऑफिसर ने अपनी जेब से पैसे भर के वो पेजर चालू करवा दिया। लेकिन उसको सलीम चिकना को मालूम नहीं कि उसका पेजर चालू हो गया। अचानक एक मैसेज आता है उसको कंपनी की तरफ से कि आपका 150 रुपये का, पता नहीं कोई 200 रुपये का आपको इनाम निकला है आपका, आप इस नंबर पे पेजर से कंपनी को कंपनी ने आपको दिया है, तो आप हमें वापस इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। पेजर का जो नंबर था वो कंपनी का नंबर, वो कंपनी से गांडसाट क्राइम ब्रांच वालों ने करके रख ली थी। तो उस मैसेज पे उसने सलीम चिकना ने जब फ़ोन ऑन किया फ़ोन करने के लिए, तो उसकी लोकेशन जो मिली वो नागपड़ा हल्के में मुंबई के वहाँ पे एक अलेक्जेंड्रा टाकीज़ है बहुत पुरानी, तो उसकी लोकेशन इनको मिलती है। तो वहाँ पे दया नायक जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अब तक 56 जिस पे फिल्म भी बनी है, वो और उसकी टीम उसी इलाके में थी। बाकी सबको मैसेज किए गए कि नज़दीक कौन है। तो चांस ऐसा था कि दया नायक की टीम उस इलाके में कहीं गश्त कर रही थी। उनको अलेक्जेंड्रा सिनेमा भेजा गया कि आप जाइए वहाँ पे जो खबर थी क्राइम ब्रांच के पास, कैसे ब्लू किस्म का कल मोटरसाइकिल, ये वो जो उसका मेक जो था वो सब वहाँ पे होगा, उसमें जो आदमी चला रहा होगा वो ये होगा, जो पीछे बैठा होगा वो सादे कालिया होगा, ये पूरा बता के भेजा गया। तो जहाँ वहाँ पे जाके जब जीप में दया नायक और साथी गए, देखा कि वाकई उस किस्म का बाइक खड़ा है, लेकिन एक ही अकेला आदमी है, दूसरा आदमी नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी देर वेट किया कि सादे कालिया आएगा तो इनको घेरेंगे, लेकिन सादे कालिया भी चालाक था। उसने दूर कहीं गली से देख लिया कि पुलिस की जीप खड़ी है, सिविल में पुलिस वाले हैं और मेरा आदमी बाइक पे खड़ा है, उसकी ज़िंदगी तो खतरे में है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डालूं। तो वो वहीं से वो निकल गया, वो गया ही नहीं अपने साथियों को मिलने। तो लेकिन सलीम चिकना को दया नायक की टीम ने अरेस्ट कर लिया। ये बात है 11 दिसंबर की 1997। 11 दिसंबर को सलीम चिकना अरेस्ट होता है और 12 दिसंबर को सादे कालिया का दादर के फूल बाज़ार में जो होलसेल मार्केट है फ्लावर्स की, वहाँ पे सादे कालिया का एनकाउंटर दिखाया जाता है। और पुलिस के हैंडआउट में कहा गया कि हमें खबर मिली थी कि सादे कालिया अपने साथी सलीम चिकना को मिलने के लिए वहाँ पे आएगा, इसलिए हमने वहाँ पे फील्डिंग लगाई। चिकना तो नहीं आया, लेकिन सादे काया तो उसको एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन सलीम चिकना तो एक दिन पहले से क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था और सादे को किसी तरह ल्योरन करने में, उसको वहाँ पे बुलाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं सलीम चिकना का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसे भी होता है कि जब कंपनीज़ को ये पता लगता है कि उनके जो खास कारिंदे हैं उनको उनके अंदर की बातें कुछ पता लग गई हैं, वो बाहर जाएंगी तो पूरी कंपनी का नुकसान होगा, और उसके लिए शायद एक एक करके उन लोगों को साइडलाइन भी करवा दिया जाता है, उनके बड़े तरीके से एनकाउंटर भी करवा दिए जाते हैं। ऐसे भी बहुत से केस हुए हैं, उन केसों की फिर कभी बात करेंगे। तो ये किस्सा था सादे कालिया के एनकाउंटर का, जो पहले सुना चुके हैं। लेकिन एनकाउंटर हुआ कैसे वो आपको ये सलीम चिकना की कहानी के साथ
मिल के कैसे हुआ वो आपको बताया। उसके बाद देखिए किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता है। सादिक कालिया मारा गया, लेकिन ये चारों लोगों को बड़ी चालाकी से, बड़े तरीके से इनको जेल में एक एक आदमी को छुड़ाया गया। इस एनकाउंटर वाले दिन बाकी के 3 लोग जेल में थे, रशीद मलबारी, मुन्ना जिगड़ा और एक और आदमी जो तीसरा था वो जेल में थे। अभी चौथा आदमी पकड़ा गया था एक दिन पहले, सलीम चिकना। तो इनको सबको जेल में से एक एक करके 99 के एंड तक इनको जेल से निकाला गया, इनकी बेल करवाई गई और ये चारों के चारों लोगों को फिर कराची लेके जाया गया। कराची से फिर इनको बैंकॉक भेजा गया और 2000 में छोटा राजन से एक एक्चुअली अटैक किया गया जिसमें वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ। ये वही टीम थी जो 97 को वापस आई थी और उसी टीम से दोबारा भेजा गया। उस टीम में हीरो बन गया मुन्ना जिगड़ा, क्योंकि सबसे आगे वो था। बाकी लोगों के नाम थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन आज भी वो सब लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में उनमें से कोई नहीं है। उनमें एक आरफ बेग था, शायद आरफ मिर्ज़ा बेग, वो वापस आ गया था। वो उसने लाइन छोड़ के वो अपने उसने सज़ा वज़ा काटी। शायद आज वो उसका जो सज़ा होनी थी उसके बाद वो कहीं सूरत में सेटल्ड हो गया है और अपनी ज़िंदगी निकाल रहा है। सो ये किस्से थे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।